हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में अगला मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं और ये जो सेट प्रैक्टिस नंबर है 15 नंबर का है ना। इससे पहले वाला सेट प्रैक्टिस आप नहीं दिए हैं तो जाके ज़रूर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन वही लिया हूं जो आपके एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डिटो देखने को मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए मॉक टेस्ट का जो सीरीज़ करवा रहा हूँ यूट्यूब पे वो सब कुछ फ्री है और आप लोग अच्छे से करिए। साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे सर करंट अफेयर्स में मेरा स्कोर नहीं हो रहा है। भाई साहब, करंट अफेयर्स भी मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ और करंट अफेयर्स का भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके देखिए। और सबसे बड़ी बात है, करंट अफेयर्स में जो कंपाइलेशन मैं देता हूँ स्पीडी का होता है ना, प्रतियोगिता दर्पण का होता है, क्रॉनिकल मैगजीन का होता है और विजन आईएएस का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सब कवर है। तो आप जाइए और आराम से वीडियो को देखिए, बिल्कुल जो है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, नंबर नहीं कटेगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मैं पुनः कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 150 क्वेश्चन में, चूँकि ये फुल लेंथ टेस्ट है, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसमें है, तो बताइएगा कि 150 में आपने कितने नंबर लाए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। और कम से कम आपके लिए हम मेरा टीम और क्योंकि पूरा जो गोल्डन जीके 21 का जो टीम है आपके लिए जो काम कर रहे हैं, आपका तो दायित्व बनता है कम से कम 2-4 ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, है ना। कुछ लोग बोल रहे थे सर दूसरे ग्रुप में वीडियो को शेयर करेंगे तो हम लोग को फ़ायदा नहीं मिलेगा, दूसरों को मिल जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, ऐसे मत सोचा करिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, इससे पहले अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो हम आपके लिए यहाँ पे 60 डेज़ का मास्टर प्लान लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सारे सब्जेक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है। मैं साइंस की बात करूँ या करंट अफेयर्स की बात करूँ या हिस्ट्री की बात करूँ या पोल साइंस की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँ या जो है बिहार स्पेशल की बात करूँ, सारे सब्जेक्ट एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे सेक्शन का आपको हैंडीटेन नोट्स मिल जाता है टॉपिक वाइज। रिवीजन करने में कितना सहूलियत मिलता है एग्जाम टाइम में आप सबको बिल्कुल पता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फ़ी है। मार्केट में करंट अफेयर्स खरीदने भी जाइएगा ना 12 महीने का, तो इतना में नहीं मिलेगा। और मैं आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो देता हूँ, पीडीएफ देता हूँ, कंप्लीट कंपाइलेशन है ये ना। एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, एनसीईआरटी भी मैं आपको बोलता हूँ ना कि साइंस के लिए आपको करना है, पूरा एनसीईआरटी करवाया हूँ टॉपिक वाइज, है ना। इस बैच में फ़ी है 1599 मात्र। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं यहीं पे बोल देता हूँ। ये जो नंबर है 7319924130, इस नंबर पे आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके 9th वाला नंबर भेजेंगे पेमेंट करने के बाद, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सेम टाइम में आपको जोड़ दिया जाएगा। हाँ, जो लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, 30 मॉक टेस्ट का जो है मात्र आपको 599 रुपया लग रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट प्लस ये जो टारगेट बैच है, नाम है टारगेट बैच लेकिन यार कंप्लीट चीज़ें आपको करवाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ 115 प्लस क्वेश्चन का हम लोग का टारगेट है और डिट्टो आएगा। 68 में आया था, 69 में आया था और 70 में भी आया था, 71st में भी आएगा क्वेश्चन, है ना। तो दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र जो है 1999 लगेगा, आप पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बाकी समझदार हैं, समझ ही रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे पता है कि कई सारे लोग यहाँ पे आंसर गलत टिक करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है ना। तो जो लोग आंसर टिक किए हो ए, बिल्कुल आप सही टिक किए हो। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे सी की तरफ जाएंगे। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्योंकि आपके मन में अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा कि भाई कोशिका जो है का जो शोषण होता है ना, पूर्ण रूप से ग्लूकोज का जो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, शोषण है, ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन ये गलत है। आपसे पूछा क्या है कि कोशिका के किस भाग में है ना ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है। तो चूँकि ग्लाइकोसिस की जो क्रिया जब होता है ना, तो ख़ास तौर पे कोशिका की मैं बात कर लूँ कोशिका की, तो कोशिका का शोषण का ये प्रथम अवस्था होता है, जिसमें ग्लूकोज का, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लूकोज का, ये लाइन को समझिएगा है ना फ्रेंड्स। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक रूप से, मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ग्लूकोज का आंशिक रूप से क्या होता है, ये ऑक्सीकरण होता है। इस लाइन को समझिएगा है ना, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है कोशिका द्रव में।
अब यहाँ पे लाइन को समझिए, पूर्ण रूप से कहाँ पे पूर्ण रूप से मैं पुनः कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो अब यहाँ पे इस लाइन को समझिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्वेश्चन क्यों यहाँ पे जो है ये होगा। सेल वाला चैप्टर, मैं कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया हूँ आप लोगों को, जाहिर सी बात है, तो जो लोग पढ़े होंगे तो मैं बहुत डिटेल में और एकदम अच्छे तरीके से 9th क्लास के एनसीईआरटी में कंप्लीट करवाया हूँ क्वेश्चन, है ना। तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और जानबूझ के एग्जामर देते हैं और गलत हो जाता है। मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल रहा है कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है, तो ग्लाइकोसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लाइकोसिस कोशिका की जो है शोषण का ये प्रथम अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो है आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पायरोविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। क्या होता है भाई, पायरोविक अम्ल के, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, पायरोविक अम्ल के कितने, तो 2 अणु बनते हैं, ठीक है, इसी में। और क्रेब्स चक्र में क्या होता है, क्रेब्स चक्र कहाँ पे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है क्रेब्स चक्र, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। तो ये दोनों शब्द अलग अलग है। तो आपसे पूछा है ग्लाइकोसिस, तो ग्लाइकोसिस में क्या होता है, कोशिकीय शोषण का, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोशिकीय शोषण का ये प्रथम अवस्था होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, है ना, किसमें, ग्लाइकोसिस के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में। आशा करते हैं आज के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मैं 1-2-2.5 मिनट लिया हूँ उस क्वेश्चन पे जानबूझ के, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। बाकी डायग्राम से मैं थ्योरी वाला क्लास में करवा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा जो है विपुल मात्रा में पाई जाती है। विपुल मात्रा में, अब देखो ये सभी परेशान करता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, विपुल। अब ये जो भाषा है, विपुल जो भाषा है, आप देख सकते हैं ये बहुत अधिक, इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक होता है। तो ये एनसीईआरटी का भाषा है, एनसीईआरटी का भाषा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला हूँ कि शाकाहारी में निम्न में से कौन सी शर्करा जो है किसमें अधिक मात्रा में, विपुल मात्रा में पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है आप इस क्वेश्चन का आराम से जवाब दे दोगे। तो देखो भाई, शाकाहारी में शब्द है ना शाकाहारी, तो इसमें क्या सेलुलोज पाया जाएगा। शाकाहारी वो जीव होगा जो क्या है ना, वो मांस मछली नहीं है, खाता है ना। और ये 6th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो शाकाहारी में कौन कौन आता था, आप ये जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना, बकरी हो गया, है ना, बकरी हो गया, तो ये सब हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, शाकाहारी है। तो साफ साफ यहाँ पे जो घास खाता है ना, आपको नाम से पता चल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो जो घास खाएंगे या फिर आप पौधे खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे, पेड़ तो नहीं कहूँगा, पेड़ में छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं तो वो भी खाते हैं, झाड़ी पत्ती खाएंगे तो उसमें सेलुलोज की मात्रा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कपास का आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो कपास का जो रेशा होता है ना, रेशे, ठीक है, तो इसमें इसका जो है 90% जो भाग होता है ना, ये सेलुलोज का ही होता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी उल्टा के भी पूछ दिया जा सकता है, तो चीज़ों को माइंड में रखिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। 3 नंबर का आंसर बता दो। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वाले मॉक टेस्ट करवाया था तो उसमें भी करवाया था। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए भाई, यहाँ पे आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रो-मैग्रॉन मनुष्य को माना जाता है। किसे माना जाता है, दोबारा सुनिए। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रो-मैग्रॉन होता है, क्रो-मैग्रॉन को माना जाता है, है ना, माना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रो-मैग्रॉन है ना, मानव के अवशेष जो मिले हैं, क्रो-मैग्रॉन जो ये जो मैं बोला हूँ, तो ये जो इसका जो अवशेष मिला है वो फ्रांस में मिला है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रांस जो देश है ना, आप जरूर नाम सुना होगा, फ्रांस में मिले हैं। और यह जो है क्रो-मैग्रॉन जो है, यह जो है होमो सेपियंस जाति का ही था, क्रो-मैग्रॉन, है ना। और यह शिकार करने व मछली पकड़ने में निपुण हुआ करता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन में आपको, यह भी जो है आपको एनसीईआरटी में ही दिखेगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में खून की शुद्धिकरण, क्या कह रहा हूँ, मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं। अब देखो आपके सामने ऑप्शन है ना, तो जाहिर सी बात है आपने मैं जो पढ़ाया हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत कायदे से इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला हूँ, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण, जिसका किडनी खराब होगा, जाहिर सी बात है, तो आप शुद्धिकरण तो किडनी करेगा नहीं, है ना। तो कौन करेगा, किस माध्यम से करेगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। जो लोग डायलिसिस कर रहे हो, ठीक, बिल्कुल सही है। डायलिसिस के माध्यम से क्या होता है, अगर आपका किडनी नहीं, आपका मतलब नहीं कहने का मतलब, जिनका किडनी खराब हो जाता है ना, तो क्या होता है, डायलिसिस के माध्यम से, ये मशीन से होता है ना, तो इसके माध्यम से खून को जो है क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप
रक्त पोषण तत्व और अवशिष्ट दोनों पदार्थ के होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। तो इन्हें जो है विशेष विधि से जो है छानकर अलग किया जाता है और इसी प्रक्रिया को जो है वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य है। जो काम किडनी करते हैं तो किडनी खराब हो जाता है, तो जाहिर सी बात है डायलिसिस के माध्यम से अब ये काम करना पड़ता है ना। तो अच्छा, डायलिसिस को पता है हिंदी में ओहन कहते हैं, कई जगह ना ओहन लिखा रहेगा, है ना, अपोहन, सॉरी अपोहन, अपोहन रहता है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो अपोहन का मतलब ही होता है डायलिसिस। तो अपोहन अगर आपसे पूछा यहाँ आपसे मतलब अपोहन के माध्यम से, तो ये भी सही होता है, क्योंकि अपोहन को इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट देखो भाई, मैं पीडीएफ दूंगा तो ये सब डिटेल में सबका जो चारों ऑप्शन है ना उसे डिटेल में चर्चा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे करूँगा 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, तो पता लगा कि ये 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट में नहीं कर पाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, गलत ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल, तो यह जो है परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर का ही गलत है। मलेरिया के बारे में आप सबको पता ही है ना। मलेरिया के संबंध जो है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, भाई ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह जो है परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, सॉरी इनके द्वारा जो है की जाने वाली बीमारी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक लाइन एक बार दोबारा सुनिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है। तो मलेरिया की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन में क्या बोला गया है कि देख सकते हैं, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, जो कि बिल्कुल गलत है। मलेरिया के बारे में बात कर लो तो मलेरिया एक जो है परजीवी, मैं क्या बोल रहा हूँ, परजीवी रोगाणु से होता है, परजीवी रोगाणु से होता है मलेरिया, जिसे जो है प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये रोगाणु एनाफेलीज, नाम जरूर सुना होगा, एनाफेलीज जाति के मादा मच्छर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मादा मच्छर, है ना, मादा मच्छर में होता है, और जिनके काटने से जाहिर सी बात है रोगाणु मनुष्य के जो है शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। और मलेरिया का जो मुख्य लक्षण होता है आप सबको पता होना चाहिए कि तेज बुखार, पसीना आना, सिर में दर्द, थकान, जी मचलना, ये सब जो है इस बीमारी का लक्षण है। और यह बीमारी दलदली क्षेत्र में अधिक फैलती है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही था, है ना, ये भी सही है। और लास्ट बार जो आप देख सकते हैं, इसके इलाज में क्लोरोक्वीन, ये क्या है भाई, है ना, क्वीन होता है, ये क्लोरोक्वीन का जो है उपयोग किया जाता है इसे ठीक करने में। तो ये तीनों ऑप्शन सही था, बाकी जो है पहला वाला ऑप्शन गलत था, तो ये माइंड में रखिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज को जो है मादा क्यूसेक से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। देखो अब सेम क्वेश्चन बना सकते हो आप आराम से, 6 नंबर का बिल्कुल बी हो जाएगा। यह जो है अंध स्तर के साथ एक कोण का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना, खासतौर पर 45 डिग्री का एंगल पे झुका रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटोमीटर, मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए होता है, ठीक है, 7 नंबर का बिल्कुल डी, जो लोग टिक कर रहे हो यहाँ पे श्वेत। देखिए पोटोमीटर का उपयोग जो है वाष्पोत्सर्जन, जैसे हम लोग श्वेत भी कहते हैं ना, श्वेत या वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का क्या करता है तो अवशोषण करते हैं, तो उसके केवल थोड़े से अंश का ही जो है पादप के शरीर में उपयोग होता है, और शेष जो अधिकांश जल है पौधे द्वारा वाष्पन के रूप पादप शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पौधे में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो आप सबको पता चल गया इसका काम क्या होता है पोटोमीटर का। चलो भाई नेक्स्ट है, श्वेत बोलिए या फिर वाष्पोत्सर्जन बोलिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वाष्पोत्सर्जन, गलती मत करिएगा, वाष्पोत्सर्जन होता है ना। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब कि अदरक तना है जड़ नहीं, अदरक के बारे में बोला कि ये तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या कारण है, 8 नंबर का। जो लोग बिल्कुल बी टिक कर रहे हो सही टिक कर रहे हैं ना, इनमें जो है क्या होता है, नोड और इंटरनोड होते हैं। दोबारा सुनिए, अदरक तना है, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। वास्तव में तने का वह भाग जहाँ पत्तियाँ लगी होती है, बहुत कायदे से डिटेल में समझा चुका हूँ, तो वह भाग नोड कहलाता है। भाई जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे पत्ती लगा हुआ है, तो ये जो वाला भाग है ये नोड कहलाएगा। इंटरनोड आप सबको पता है, दोनों के बीच का जो जगह होगा इसे इंटरनोड कहेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। तो जड़ की मैं बात कर लूँ तो जड़ में नोड और इंटरनोड एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अदरक के बारे में पूछा था, आराम से आंसर टिक कर दोगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कीट जल की सतह पर दौड़ते हैं, सक्षम होते हैं, दौड़ने में सक्षम होता है, कीट जो है जल की सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं, क्यों होते हैं, आप सबको पता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सी हो जाएगा, जो लोग सी टिक कर रहे हो। पृष्ठ तनाव जो है ना, कीट का पृष्ठ तनाव जल सतह को लचीली झिल्ली के समान बना देता है, इस कारण से ये सक्षम होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला क्या है, इसका नाम समझिए, एल्केलाइड है।
तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है। देखो भाई इसमें निकोटीन होता है, सबको पता है। तो तंबाकू की पत्ती से निकलने वाला एल्केलाइड क्या होता है? निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू निकोटिया जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूँ क्या? चलो मैं बोल ही देता हूँ। तो निकोटिया टेबोकम पौधे से प्राप्त एक प्रकार का जो है नशीला पदार्थ है तंबाकू, है ना। तो ये सब हम लोग बचपन से जानते हैं, बेसिक से बात है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बताइएगा कितने लोग सही जवाब इसका दे पा रहे हो। किसी सिलाई मशीन की जो सुई की गति होता है, कौन सा गति होगा? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आवर्त गति होगा, सरल गति होगा, वर्तुल गति होगा और नियमित गति होगा, बताइए। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। बिल्कुल, जो 11 का ए टिक कर रहे हैं, आवर्त गति होता है। नाम से पता चल रहा होगा, बहुत हम लोग मोशन वाला चैप्टर में पढ़े हैं। तो एक सिलाई मशीन की सुई, जो कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे होता है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर वर्तुल गति होगा। भैया वर्तुल गति नहीं होता है ना। दोबारा सुनिए, एक सिलाई की मशीन की सुई ऊपर और नीचे चलते समय क्या होता है? यह नियमित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। क्या होगा भाई? गति को दोहरा रहा है, ठीक है। जो गति को दोहराता है वो आवर्त गति है, वर्तुल गति मत टिक कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये अपनी गति को दोहरा रहा है, इसलिए आवर्त गति आंसर हो जाएगा। दोबारा सुनिए, एक सिलाई मशीन की सुई ऊपर और नीचे चलते समय नियमित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, ठीक है, इसीलिए आवर्त गति होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आवर्ती आवर्ती जो है दोलन गति होती है। और सिलाई मशीन, दोबारा सुनिए मैं बार बार कर रहा हूँ, सिलाई मशीन का आविष्कार कब किया था? तो 1929 ईस्वी में। कौन? तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई, ध्यान रखिए। बर्थलेमी, यहाँ पे बर्थलेमी का आप नाम जरूर सुना होगा, बर्थलेमी ने किया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सिलाई मशीन की सुई ऊपर नीचे जो करता है ना, तो भाई इसका जो नियमित अंतराल होता है, क्योंकि वो नियमित अंतराल को दोहराती है, तो इसे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आवर्त दोलन गति कह सकते हैं, आवर्त दोलन है ना, दोलन अलग नहीं होता, आवर्त दोलन गति होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है? शब्द को पकड़िए, कह रहा है कि यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं है? ऑप्शन में बहुत कायदे से केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है पदार्थों का वर्गीकरण, तो आप लोग पढ़े हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा सा भी फोकस किए होंगे तो क्वेश्चन बना पाओगे, बताइए। अब देखो सोडियम क्या बोल रहा था कि यौगिक नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया था कि भाई जिसका सूत्र बन जाता है ना, मैंने बोला था कि भाई जिसका सूत्र बनेगा वो यौगिक होगा, जिसका नहीं बनेगा तो वो यौगिक नहीं होगा। तो दूध का कोई सूत्र है? कभी पढ़े हैं केमिस्ट्री में? नहीं ना, तो बस ये यौगिक नहीं है। बाकी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है भाई, चौक का फार्मूला है, अमोनिया का फार्मूला है, बहुत कार्य से हम लोग पढ़े हैं। तो सोडियम क्लोराइड का अगर सूत्र की मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर ये NaCl होता है, ठीक है। और चाक का रासायनिक सूत्र क्या है सर? तो आप कहेंगे सर आपने पढ़ा है CaCO3, बहुत कायदे से पढ़े ना, भाई कैल्शियम कार्बोनेट है ना, हम लोग पढ़े हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है सर? अमोनिया का सूत्र क्या होता है सर? तो आप कहेंगे सर NH3 होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आप देख सकते हैं भाई, आप कहेंगे सर यह जो है यौगिक है, ठीक है ना, ये जिसका फार्मूला बन गया मतलब यौगिक, बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं यौगिक, ये भी यौगिक। दूध का कोई फार्मूला बनता है? नहीं ना, तो भाई यही तो भाई क्या हो जाएगा, यौगिक नहीं है, मिश्रण है। दूध क्या है? मिश्रण है, ठीक है ना। चलो आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है और गलती नहीं करेंगे, तरीका भी आप समझ गए हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक घोल का pH मान कितना है भाई? 3 से 6 बदलता है, तो इनमें H+ आयन की सांद्रता ये कितना गुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। अब बताओ इस क्वेश्चन का जवाब जो लोग दे दीजिएगा तो हम समझेंगे कि हाँ भाई आपने अच्छे से केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है, ठीक है। बिल्कुल डी होगा। इसमें कंडीशन है 1000 गुना कम हो जाता है, ठीक है। इसमें कंडीशन है एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुनी कम हो जाएगी। कुछ लोग गलत कर देंगे कि ज़्यादा नहीं, कम हो जाएगा। इसके बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं, बस इतना आप समझिए। यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दे दोगे बिल्कुल। जो MgCl2 बोला है बिल्कुल सही होगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। हाँ भाई अब यहाँ पे मुझे पता है कुछ लोग पूछेंगे सर MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? भाई मैग्नीशियम क्लोराइड हम लोग इसे कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लिया करिए ना। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है, क्लोराइड होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो बढ़ जाते हैं आगे, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैग्नीशियम डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अक्रिस्टलीय, मैं शब्द को पकड़ रहा हूँ, आप भी पकड़िए, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में यही जब दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 15 का बता दो भैया। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग बी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, चीनी चारकोल। देखिए इसमें होता है ये है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप जो है ना चीनी चारकोल है। इसे चीनी से तैयार किया जाता है ना, चीनी से शुगर से चीनी से तैयार किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है ना कृत्रिम आर्टिफिशियल डायमंड होता है ना, कृत्रिम हीरा बनाने में विरंजक चून के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है ना। लकड़ी चारकोल की मैं बात कर लूँ, लकड़ी चारकोल को जो है लकड़ी बनाया जाता है उससे। तो ये दोनों अलग अलग है, माइंड में रखिएगा, यहाँ पर गलती मत करिएगा एग्जाम हॉल में। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए
इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन है, बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल ये कॉपर सल्फेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कॉपर सल्फेट जिसका जो सूत्र होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। कई बार इसका डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई इसका फार्मूला बता दो। एक यौगिक है तो CuSO4 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है। मैं क्या बोला हूँ, कॉपर सल्फेट जो ना, कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है ना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 होता है। तो कॉपर सल्फेट कई यौगिक के रूप में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पे मैं बात कर लूँ तो इसका सूखा क्रिस्टल जो है सफ़ेद या हल्के पीले या फिर हरे रंग का होता है, जबकि पेंटाहाइड्रेट जो होता है ना, ये चमकीले रंग का होता है। तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पेंटा जो है हाइड्रेट के रूप में ही सर्वाधिक पाया जाने वाला ये इसका रूप होता है। तो कॉपर सल्फेट कॉपर का सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है। तो उपयोग तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, कवकनाशी के रूप में वस्त्रों को रंगने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक जो है कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो धातु ये कौन सा है, ये बोल रहा है 17 का। बिल्कुल ये तांबा कॉपर में है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो तांबे को जो है तांबे को वायु में थोड़ी देर रखने पर जो है इसके ऊपर हरे रंग का, है ना, हरे रंग का, हरा रंग का, ग्रीन कलर का जो है कार्बोनेट परत जम जाती है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया की पहचान की जा सकती है, यूरिया की पहचान की जा सकती है, बताइए भैया 18 का। बिल्कुल जो लोग ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए बायूरेट परीक्षण द्वारा, है ना, बायूरेट परीक्षण द्वारा इसे हम लोग जो है पहचानते हैं। तो यूरिया की पहचान यूरेट परीक्षण द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है, तो आप कहेंगे सर पेप्टाइड बंध होता है ना, बंध, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्कनीकरण, मैं क्या बोल रहा हूँ, वल्कनीकरण की क्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है, 19 का बताओ। जो लोग सल्फर कर रहे हो टिक, बिल्कुल सही है। देखो वल्कनीकरण की क्रिया में प्राकृतिक रबर को जो है सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। तो वल्कनीकरण एक जो है रासायनिक क्रिया है जो प्राकृतिक रबर को क्या करता है, अधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो है सल्फर या इसके समान अन्य वस्तुओं को गर्म करके जो है सल्फर या उसके समान जो है वस्तुओं को गर्म करके मिलाया जाता है, और ये संयोजी पदार्थ पृथक बहुलक श्रृंखलाओं के बीच पुल का निर्माण कर बहुलक को क्या करता है, ये रूपांतरित कर देते हैं, जिससे रबर की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जा सकता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने, पानी की बूंद तेलिया सतह पर नहीं चिपकती है ना। तेलिया सतह जो होगा यहाँ पे, बता सकते हो क्यों ऐसा होता है। तो जो लोग टिक कर रहे हो ए, चिपकने वाले बल की कमी के कारण, बिल्कुल सही है, इसमें कंडीशन है। देखिए पानी की बूंदे तथा तेलिया पृष्ठ के बीच लगने वाला कौन सा बल, तो ये शब्द को पकड़िए, यहाँ पे आसंजक बल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आसंजक बल फिजिक्स में पढ़ाया हो बहुत कायदे से। तो आसंजक बल का मान पानी के अणुओं के मैं बोल रहा हूँ वाटर के पानी के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक है ये, लेकिन ससंजक बल के से कम होता है, ससंजक बल से कम होता है। ससंजक बल से कम होने के कारण या फिर कम होने के कारण जो है पानी की बूंदे तेलिया पृष्ठ पर नहीं चिपकती है, ठीक है। तो आसंजक बल और ससंजक बल का यहाँ पे फंडा है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है। आप कहिएगा सर आपने बता दिया, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया वो होती है जो पूरी तरीके से है जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत होता है, तो वो कोशिका द्रव में होता है ना। पूरे तरीके से कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, पहले नंबर में यही क्वेश्चन में कर पाया था, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन पे रिपीट कर दिया है, क्या बोले टाइपिस्ट को ना, क्या बोले यार। दोनों मॉक टेस्ट में ये क्या किया है कि भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया है, ठीक है ना। फिजिक्स का केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये जैसे ये भी क्वेश्चन देखो सेलुलोज वाला रिपीट कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। इससे आज क्लास लेंगे उससे जाके बात बढ़िया से, ये डायलिसिस हो जाएगा, इसे मैं करवा दिया हूँ। ये भी देखो मलेरिया के समझ में कौन सा है, तो देखो ये वाला है ना, ये गलत था। ये भी क्वेश्चन 26 का भी मैं करवा ही दिया हूँ। अदरक वाला भी क्वेश्चन करवा दिया हूँ। पायरोमीटर ये भी मैं बता दिया हूँ ना, ये शो तो आंसर हो जाएगा। चलो भाई 1 मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ये भी क्वेश्चन भाई रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ये भी मैं करवा दिया हूँ, 30 का क्वेश्चन बना दिया ना, निकोटीन वाला। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अगला है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है लागू करने हेतु लाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 नंबर का बता दो आप सभी लोग। 31 नंबर का बिल्कुल ए हो जाएगा, आर्टिकल 43। देखिए भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में, कितने में, तो आपके सर भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 41 के जो है तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम के
अधिकार को प्राप्त कराने का जो है प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग में अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम या निर्वाह मजदूरी, विशिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण जो है उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दिशा या फिर दिशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो मनरेगा राज्य में की जो है इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो आशा करते हैं आर्टिकल 43 के बारे में आपको समझ में आ गया हो। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या होगा? बिल्कुल सी क्या होगा? मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार की सुरक्षा कर सकता है? अब देखो कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को, बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन का गलत जवाब दीजिएगा। आर्टिकल 32 देखो भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात करता है। बहुत कार्य से पढ़ा दिया हो तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के आकस्मिक निधि की जो है स्थापना के लिए उत्तरदायी है? 34 का बिल्कुल ये हो जाएगा, सांसद हो जाएगा। देखो भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, तो ये भी ध्यान रखिए ना, अनुच्छेद 267 का क्लोज दूसरा के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क्या होगा? आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिक निधि के नाम से ज्ञात होगी या फिर जाना जाएगा, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी और अनवेक्षित व्यय जो इसमें जो खर्च होगा तो व्यय का अनुच्छेद 205 या 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से जो है ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए क्या होगा? अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाती है। तो इतना आसान नहीं है ना? तो आंसर क्या होगा भाई? ये हो जाएगा। किसी क्वेश्चन आकस्मिक निधि था, हालांकि क्वेश्चन तो आसान सा था, निम्नलिखित से कौन जो है राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य का विधानमंडल है ना, क्यों करेगा आकस्मिक निधि का? तो आपने देख ही लिया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? अवशिष्ट शक्तियाँ बिल्कुल डी हो जाएगा भाई, संसद में होगा, जाहिर सी बात है ना। तो इसमें होता यह है कि संविधान के अनुच्छेद 248, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 248 का क्लॉज 1 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के उपबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में क्या होगा तो परिगणित नहीं है तो विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। ये आप सबको पता ही होना चाहिए, बहुत कार्य से आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आंसर हालांकि संसद हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा एक जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राज्य मानवाधिकार या फिर मानवाधिकार का आयोग का काम नहीं है, ये बोल रहा है 36 का। ऑप्शन देखिएगा, देख लो ऑप्शन यहाँ पे। बिल्कुल जो लोग डी आंसर टिक कर रहे हो सही है भाई, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना, ये नहीं इसका काम है, ठीक है। एक सजा देने का काम कौन करता है आप सबको पता है ना भाई? हमारा जो है न्यायिक व्यवस्था है वो करता है। लेकिन कुछ अभी आप देखेंगे यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ मानवाधिकार संगठन के लोग जुड़े हुए रहते हैं, तो वो अपने तरीके से भाई ये काम करते हैं जो कि लीगल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा, अच्छा मानवाधिकार का काम क्या होगा? तो देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मानवाधिकार का काम क्या होता है भाई? तो मानवाधिकार का उल्लंघन की स्वेच्छा की जांच करना, ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा भाई? किसी जेल को देखना, है ना, वो काम कर सकते हैं वहाँ पे कार्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मानवाधिकारों की सुरक्षा और पुनरावलोकन करना, ये सब काम है। लेकिन मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले का सजा देना इसका काम नहीं है, आपको पता ही है कि सजा देने का काम किसका है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? देखो भाई मौलिक कर्तव्य से कौन सा संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन? 37 नंबर का आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो लोग ए टिक कर रहे हो, 42वां संविधान संशोधन है ना, बिल्कुल सही है। होता यह है कि संविधान का भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का समावेश कौन से संविधान संशोधन? तो आप कहेंगे सर 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1976 में हुआ था। तो आप सबको बताना चाहिए ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था ना। तो इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का क में किया गया, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 51 का ए, 51 का क बोल सकते हैं, क के अंतर किया गया है, ठीक है। तो आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है 2002 ईस्वी में। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया? तो 11 हो गया। ये भी पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने करें कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने जो है प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, 38 नंबर का बिल्कुल ये हो जाएगा भाई। 42वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। देखिए होता क्या है, 52वें नंबर का 52 नंबर का माफी चाहता हूँ। तो संविधान के
52वें संविधान संशोधन ये कितने ईस्वी में हुआ था? तो आपके सर ये जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। तो 1982 नहीं होगा, 1985 होगा ना, 1985 ईस्वी में यह संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से संविधान के 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। तो इसमें 91 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और अपेक्षित संशोधन भी इसमें किए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या होगा? डी हो जाएगा आंसर, सदस्यगण। तो आंसर क्या होगा? सदस्यगण जो है आस्थाना पत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। देखो इसका कहानी थोड़ा सा अलग है। होता ये है कि भाई 1993 की बात है। तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के प्रावधान 39 में जो है यह प्रावधान है, दोबारा सुनिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में यह प्रावधान है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के निलंबन पर जिला पंचायत का सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 15 दिनों के अंदर एक विशेष सत्र आहूत करेगा और संबंधित जिला पंचायत के सदस्य में से एक को सदस्यों द्वारा क्या करेगा? तो आस्थाना पत्र अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, जो निलंबित अध्यक्ष के निलंबन तक उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, स्टेटमेंट है 2 और जवाब देना है, क्या आंसर होगा? तो कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सबको मैं बता दूं, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश या फिर बांग्ला भाषियों पर जबरन उर्दू थोपे जाने के जो है विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन, जिसके दमन हेतु 21 फरवरी 1952 को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में अनेक आंदोलनकारी जो थे ये मारे गए थे। तो बांग्ला भाषी लोगों के भाषिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष की स्मृति में जो है यूनिसेफ द्वारा सर्वप्रथम कब? 1999 में फरवरी, मतलब 21 फरवरी को 1999 में, सॉरी यूनिसेफ नहीं, यहाँ पे यूनिसेफ है लेकिन यूनेस्को द्वारा ऐसा किया गया था। यहाँ पे ये अगर यहाँ पे यूनेस्को रहता, माफी चाहता है ना, यूनेस्को रहता ना, यूनेस्को रहता तब सही होता, यूनिसेफ है इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये 1999 में कब? 1999 में जो है 21 फरवरी को है ना, 21 फरवरी को जो है ये फरवरी को मातृभाषा, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में ये घोषित किया गया। यूनिसेफ नहीं हुआ, यूनेस्को होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिएगा ऑप्शन में, कह रहा है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी जो है सम्मिलित किया जाए। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ये वाला सही है ना, ये वाला सही है, ये सही यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो पाकिस्तान की प्रथम संविधान सभा में जो है 1948 में पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश के लिए कांग्रेस दल के प्रतिनिधि, और ये था नाम व्यक्ति का धीरेन्द्र नाथ दत्ता द्वारा यह मांग किया गया था कि भाई राजभाषाओं में बांग्लादेश को भी शामिल किया जाए, है ना। तो ये इस पर करना दूसरा सही होगा, पहला वाला गलत था, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। 41 का बिल्कुल डी होगा, तीनों सही हो जाएगा। कारण क्या है भाई? देखो भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय भावना का कमी था, जाहिर सी बात है ना। तो ये भी था, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास जो है आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सेना में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम क्या होगा? क्या बोल रहा है यार, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो ब्रिटिश इसका फ़ायदा उठाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं, और इन्हें कोई अच्छा वेतन भी नहीं दे सकता था, है ना, नहीं मिल रहा था, और अपनी सेवा में अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में नहीं लगा सकता था, ठीक है। तो ये सब जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सही है, पहला दूसरा तीसरा। तो ये आंसर क्या होगा? ये सब जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का ये राज था, ठीक है। ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, कई बार यहाँ पे लोग डाउट में रहता है, मैं थोड़ा सा एक बार बोल देता हूँ। ये वाला लाइन है कि भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था। ये कहने का मतलब ये, तो ब्रिटिश कंपनी ऐसा करने में सफल रहा। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? अच्छा क्वेश्चन है, 42 का बिल्कुल, ये सूरत में लगाया था, ठीक है। लुई 14वें के मंत्री, जिसका नाम था कोलबर्ट द्वारा, अब ये डेट ध्यान रखिएगा, तो 1664, ठीक है। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और जिसे कंपनी दे ओरिएंटलेस इसका नाम था पूरा कहा गया, और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ, और राज ही इसका जो है सारा खर्च देता था। तो 1967 में 1667 ईस्वी में जो है फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल जो है भारत के लिए रवाना होता है, जिसमें कब? तो ये 1668 में, अच्छा ये 1664 जो है ना, ये आता है भारत, ठीक है। और 1668 में, माफ़ी चाहता हूँ, 1668 में क्या करेगा? ये गुजरात के सूरत में अपना व्यापारिक कारखाना स्थापना करेगा, ठीक है। 1668 ध्यान रखिएगा। तो इसका कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में, भारत आया नहीं था, कंपनी का स्थापना हुआ था। मैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा हूँ, बहुत कायदे से पढ़ा हूँ, ठीक है। जल्दी के चक्कर में हो जाते हैं थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो ये कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 में। 1668 में जो है ये भारत में के सूरत में फैक्ट्री लगाता है, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल भी हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां के बारे में आपने जरूर सुना होगा। देखो मुगल सम्राट फर्रुखशहर द्वारा जो है कब, तो ये 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को जो है बंगाल का गवर्नर या फिर कह सकते हैं सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था ये मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए। बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो, खांसी जनजाति की मैं बात कर लूँ ना, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। देखो भाई आंसर नहीं खांसी नहीं होगा, कोकी होगा, है ना, कोकी होगा, माफ़ी चाहता हूँ। तो कोकी नहीं होगा, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है भाई, देखो कोकी तो इधर का क्षेत्र में हो जाएगा, ये दक्षिण भारत में ना। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति में, हाँ खांसी हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में जो था, हाँ खांसी हो जाएगा। देखिए बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश जो है 1665 ईस्वी में सिलहट आए थे। सिलहट नाम जरूर सुना होगा, मेरे माइंड पे आ गया, सिलहट आए थे। और सिलहट में जो है खासतौर पे देखा जाए तो खांसी जनजाति का लोग ज़्यादा रहते थे। तो खांसी जनजाति के लोग ना चावल, नमक और सूखी मछली के बदले जो है रेशम, सूती का सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंह के व्यापार करने के लिए ना सिलहट की सीमा पर जो है क्या किया, तो पंजुआ में आते थे, जगह का नाम है पंजुआ, वहाँ आते थे। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं खांसी जनजातियों के साथ जो है इन्होंने क्या किया, तो संपर्क में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। अच्छा क्वेश्चन, और आंसर सही जैसे बात टीपू सुल्तान के साथ किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, आपको मैं बता दूँ, ये 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है ना। तो ये 1792 कह सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़े डिटेल में, यार ये सब पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो बड़ी लंबा वैसे वीडियो हो रहा है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। सबको पता है, बहुत कायदे से हम लोग पढ़े हैं पॉलिटी में, हालांकि ज्योग्राफी में भी, मॉडर्न हिस्ट्री के ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ने लगाया, कौन था, ये वारेन हेस्टिंग हो जाए, लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था द्वैध शासन और समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत, है ना। तो देखिए वारेन हेस्टिंग जो है कब, तो ये डेट भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, 1772 ईस्वी की बात है, ठीक है। 1772 ईस्वी में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी प्रशासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था, है ना। और कलकत्ता परिषद उसके प्रधान को आज्ञा दिया कि भाई स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंधन को जो है अपने हाथ में ले ले। तो वारेन हेस्टिंग दोनों इनके जो उप दीवान थे, एक वो था मोहम्मद राजा खां, है ना, दूसरा था राजा सिताब राय, को पद से हटा दिया था और द्वैध शासन समाप्त हो गया था, है ना। द्वैध शासन की शुरुआत मैं आपको बता ही दिया हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था 1765 में, है ना। तो शुरुआत जो पूछा जाए तो ये व्यक्ति किया था शुरुआत, है ना। शुरुआत क्लाइव करता है, रॉबर्ट क्लाइव। कब किया था, तो ये 1765 में, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था 1772, मतलब कि 7 साल बाद वारेन हेस्टिंग समाप्त कर देता था। ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं बहुत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था। 47 का जो लोग डी टिक कर रहे हो, है ना, लिटन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये 1700 बल्कि 1876 की बात है, ठीक है। तो 1876 में जो है लॉर्ड लिटन के वायसराय, लॉर्ड लिटन के जो है वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। तो कुशल कह सकते हैं कि अकर्मता की नीति के स्थान पर जो है अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा था यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। देखो इस क्वेश्चन को आप तभी बना सकते हैं जब क्वेश्चन को डीप में पढ़े हो। जो लोग आंसर टिक कर रहे हो डी बिल्कुल सही है। तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को जो है तरजीह दिया जाना। इसमें होता यह है, थोड़ा सा पीछे कहानी बता देता हूँ। तो ब्रिटिश शासन के दौरान ना भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिया गया कि भाई जो जितना पैसा लगाएगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है जिनके पास ज़्यादा भूमि होगा उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो यही कारण है, ठीक है। तो अब विकास नहीं होगा जिनके पास पैसा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है अब एक कहावत है। एक कहावत क्या है, आपने खासतौर पे ये भारत में, ये भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। तो गरीब का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा, नहीं होगा ना। अब कुछ लोग का विकास होने से पूरा देश का विकास नहीं हो जाएगा, यही कंडीशन उस समय था, ठीक है। तो अब धनी वर्ग के लोगों को यहाँ पे क्या और प्रोत्साहन दिया गया और बाकी जो जनसंख्या ज़्यादा था। अब देखो ना 10% जनसंख्या से 90% इसका वृद्धि हो जाएगा, इसका वृद्धि नहीं होगा तो देश का कल्याण थोड़ी होगा। इसका वृद्धि होगा 90% बुलाएगा, 10% का नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसका वृद्धि हो जाएगा, इसका नहीं होगा तो पीछे रह जाएंगे, यही कंडीशन उस समय था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असम में जो है 1897 क्रांति का नेता था। असम के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बताओ 4 रन का बिल्कुल ए हो जाएगा।
दीवान मनीराम दत्त थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, असम में जो है 1857 की क्रांति के जो है समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र, जिसका नाम था कंदपेश्वर सिंह राजा, घोषित करके विद्रोह का शुरुआत किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि उन्हें जो है अंग्रेजों की तरफ फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? ऑप्शन देख लो भाई, कूट का प्रयोग करना है 50 नंबर का। बिल्कुल आंसर जो है सी हो जाएगा। 3 व्यक्ति कौन कौन सा है? एक तो जनरल निकल्सन हो गया, जॉन निकल्सन हो गया, जनरल नील हो गया, और मेजर जो है जनरल हावलॉक हो गया, है ना। तो ये तीनों व्यक्ति ना यहाँ पे देखिए, बघेरा विद्रोह होता है 1818 ईस्वी में। तो बघेरा विद्रोह 1818 में होता है। कब होता है भाई? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1818 ईस्वी में बघेरा का युद्ध होता है। नहीं, मैं बघेरा बोलो क्या, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये 1857 के विद्रोह में ये करेगा ना। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जो है जीवन खोया है? इनका मृत्यु हो गया था उस समय, जाहिर सी बात है यार, बहुत सारे लोग को ये मारे हैं। तो देखिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर जो है अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकल्सन घायल हुए थे। तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पे इनका मृत्यु हो गया था। फिर सितंबर जो है 23 सितंबर को इसकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान जो है देखा जाए तो नाम आपने जरूर सुना होगा, सर हेनरी लॉरेंस और मेजर हैवलॉक और जनरल नील का भी इनका मृत्यु हो गया था 1857 के विद्रोह के क्रम में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बघेरा का विद्रोह से प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? 51 का, बिल्कुल डी हो जाएगा, बड़ौदा में। देखिए बघेरा का युद्ध ना, ये डेट पूछ लेते हैं, तो 1818 का डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बघेरा विद्रोह जो है 1818 में अंग्रेज सरकार द्वारा विरोध किया गया था, विद्रोह था बघेरा का विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह जो है ना बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के जो है गायकवाड़ ने या फिर गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से जो है अधिक टैक्स, है ना, बेघरों से गरीब लोगों से अधिक टैक्स एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था और 1819 तक ये विद्रोह चला था। और ख़ासतौर पे देखा जाए तो यह विद्रोह 1920 के आसपास में समाप्त हो गया था। तो प्रश्न पूछा जाए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। तो अब देखो कौन से विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, आसान सा क्वेश्चन है और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। आपके साथ ऑप्शन है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है बिरसा मुंडा आंदोलन किस क्षेत्र में होगा? तो देखो भाई जाहिर सी बात है, तो आप कहेंगे सर बिरसा मुंडा आंदोलन सबको पता है ना, तो ये कहाँ पे होगा? बिहार में हो जाएगा, है ना। अभी हालांकि बिरसा मुंडा वो झारखंड में पड़ता है, तो ऑप्शन में बिहार है। PYQ इसमें क्वेश्चन उठाया हूँ। उसके बाद जो है कुका विद्रोह कहाँ पे होता है? सभी को पता है, हालांकि ये क्वेश्चन तो हमें नहीं बताना चाहिए, आप लोग सभी लोग समझदार है और बना सकते हैं, है ना। तो मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्र में कुका विद्रोह हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? 1-4 हो जाएगा। कुकी है ये, कुका अलग हो जाए, और ये कुका विद्रोह पंजाब में होता है, ठीक है। तो पंजाब नहीं है क्या भाई? हाँ, कुका विद्रोह पंजाब में हो जाएगा। और पावना कृषक विद्रोह ये बंगाल के क्षेत्र में होता है। तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ था 15 अगस्त 1906 ईस्वी को होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित का क्रम है? 54 का बताइए सभी लोग, है ना। तो ये देखो एनी बेसेंट ना सम्मिलित का क्रम है, तो एनी बेसेंट यंग इंडिया का स्थापना किया था क्या? ऑप्शन में क्या है? सम्मिलित का क्रम है, तो एनी बेसेंट नहीं होगा। एनी बेसेंट की बात कर लेना। तो ये न्यू इंडिया का, किसका? तो न्यू इंडिया का स्थापना किया था महात्मा गांधी, जो है यंग इंडिया हो जाएगा ना। तो चलो यहाँ पे उल्टा कर लो। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा सम्मिलित है? चलो ये इसका महात्मा गांधी यंग इंडिया का स्थापना किया था, एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया का, तो ये दोनों गलत है। अगला देख लीजिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की बात कर लो, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था केसरी मराठा, है ना। तो आंसर क्या होगा? ये तो बिल्कुल सही है। रुको, बाल गंगाधर तिलक, ये बीजी तिलक क्या है भाई? बीजी तिलक तो नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था ना, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ये बीजी तिलक नहीं होगा, केसरी लिखा था, बाल गंगाधर तिलक, ये गलत हो जाएगा, है ना। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मैं बात कर लूँ तो ये हाँ बीजी तिलक है, ये बाल गंगाधर तिलक ही है, तो यही सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीजी तिलक ही शॉर्ट फॉर्म में, है ना, बाल गंगा तिलक लिखते हैं, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बीजी तिलक लिखते हैं इसे, ठीक है ना। ये केसरी किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये मराठा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक लगेगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, सॉरी सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई, किनकी प्रेरणा से? 55 का डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, अब देख लो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है 56 का, बताइए। सम्मिलित इसमें करें कि सम्मिलित नहीं है, नहीं है, कौन नहीं है?
देखो भाई, इसमें हुआ ये था कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो स्थापना होता है कहाँ पे, तो ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1800 की बात है ना, 1839 ईस्वी में ना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में इसका स्थापना, जैसे हम लोग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहते हैं ये, तो ये जो है 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1839 में लंदन में हुआ था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना भी जो है ये लंदन में ही हुआ था। कब हुआ था, तो ये हो गया था 1866 ईस्वी में, ठीक है। तो कोलकाता नहीं होगा, लंदन हो जाएगा, ठीक है। लंदन में ही इसका भी हुआ था, ठीक है, लंदन में ही हुआ था। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये कलकत्ता लिखा है, ये 1866 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना लंदन में 1839 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में, ये भी लंदन में ही हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये क्या लिखा है कलकत्ता में, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना जो होता है ये लंदन में हुआ था क्या, हाँ ये भी लंदन में हुआ था। तो इसका स्थापना जो होता है, मैं डेट लिख देता हूँ, पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है 1871 से लेके 1870 से लेके 71 के बीच में हुआ था, ठीक है। और इंडिया एसोसिएशन अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना मुंबई में नहीं बल्कि कोलकाता में हुआ था ना, कोलकाता में हुआ था, और ये हुआ था 1876 में, ठीक है। तो ये भी गलत था, तो गलत था दूसरा और चौथा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तो कह रहे कि उन्हें आपको क्रमबद्ध करना है, सीक्वेंस में सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो सब महात्मा गांधी के बारे में बात कर लूँ तो आप सबको पता है कि इन्होंने महात्मा गांधी जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और ये किया था 1924 ईस्वी में। तो अभी मैं आपको बोल देता हूँ, तो आपको जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की मैं बात कर लूँ तो इन्होंने जो है 1929 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो 1929 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। और हालांकि इनके द्वारा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्होंने 1929 में लाहौर में, और अप्रैल 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में भी, फाइजपुर अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे जिस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था जवाहरलाल नेहरू, तो वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लूँ तो इन्होंने जो है 1931 में, कब, तो 1931 ईस्वी में जो है कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और सरोजनी नायडू की मैं बात कर लूँ तो इन्होंने जो है 1925 में, कब, तो 1925 ईस्वी में कौन से अधिवेशन में, कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने जो है कानपुर में जो है राष्ट्रीय, ये 40वां वार्षिक अधिवेशन था। और मैं आपको बता दूँ ये प्रथम भारतीय महिला भी बनी थी कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते तो आप क्रम में सजा सकते हो। देखो पहले नंबर पे आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर पहले तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, है ना, देखो है ना, 1 4 1925 है, उसके बाद 1929 है, उसके बाद 1900 क्या है, तो आप कहेंगे सर 1931। तो ये क्रम कई बार ना पूछ लेते हैं। तो और आपको आपके दिमाग में अब ये चलना चाहिए कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो उसमें कौन पहले किया, उसके बाद, तो कांग्रेस से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप जब आप ये क्वेश्चन को गलत करेंगे तो उस टॉपिक को जाकर रिवीजन करिएगा। मॉक टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि भाई टेस्ट दो और सारे टॉपिक को जाकर रिवीजन कर लो, जो वहाँ पे क्वेश्चन आपने सही किया है वो भी, जो गलत किया है वो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका जो आंसर होगा आपको मैं बता दूं कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत राग जो है अलापने की नीति, ये आप देख सकते हैं, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे कहानी ये था कि भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसके पीछे का कहानी ये था कि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को जो है ना वापस लाने की बात करते थे, हिंदू अतीत की। तो खासतौर पर अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हम जो है हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो राष्ट्रीय एक धर्म है, वह ईश्वर की देन है। तो ये उसका वक्तव्य था, तो ये कहीं ना कहीं कारण रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं थोड़ा सा कलर ये ले लेता हूँ ना, एक मिनट जस्ट वेट, ये कलर, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा में जो है 8 अप्रैल 1929, ये डेट इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, है तो क्वेश्चन लेकिन भाई आपको आंसर भी यहाँ से मिल रहा है। तो 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था। तो ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन होगा, कौन कौन से लोग थे इसमें, आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, जो लोग डी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, भगत सिंह और क्या हो जाएगा भाई, बटुकेश्वर दत्त। इसके बारे में डिटेल में बता दिया हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कुछ का प्रयोग करके आपको आंसर टिक करना है, ठीक है ना। इसमें जो है अलग अलग जो केस है आप देख सकते हैं, और कौन कौन से लोग इसमें जो है शामिल थे, तो उसके बारे में आपको बताना है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है कैसे फंसा गया था, तो मैं आपको बता दूं, राजगुरु को, है ना। तो क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ यहीं पे दिल्ली षड्यंत्र केस में,
तो कौन होगा भाई? अमीर चंद होगा ना, मास्टर अमीर चंद्र। तो आंसर क्या होगा? किधर है भाई? यहाँ पे ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को फंसाया गया था, तो अलीपुर ये है ना, एक और बच्चे के क्या, और हावड़ा षड्यंत्र केस में किसे? जति को। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हावड़ा षड्यंत्र केस में ना जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इसका नाम ना, जतीन्द्र, यहाँ पे पूरा नाम लिख दूँ क्या? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इसका नाम था। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आंसर क्या होगा सर? आप कहिएगा, इसका जो आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से आपको सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे ऐतिहासिक स्थान है और उसका जो है व्याख्याति का कारण क्या है ना। तो बुर्ज होम की मैं बात कर लूँ, किस लिए प्रसिद्ध है, क्या साक्ष्य मिला है यहाँ से, और आपको ये भी चूज करना है कि इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित है, सम्मिलित वाला को ढूंढना है ना। 6-1 का। हाँ अच्छा, 60 का जो आंसर होगा ना भाई, यहाँ पे सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि आपको देखो सी, 60 का आंसर सी होगा। देखिए ना, आप मिलेगा ना, देखो एक का क्या है भाई, एक का तीसरा है, तो एक का तीसरा इसमें है। ठीक है, गलती से मैं डी कर दिया था, कोई बात नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको आप मिलान करिए 61 का। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो बुर्ज होम नामक जो है नवपाषाण कालीन, अच्छा बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम, तो बुर्ज होम जो स्थल है भाई, यहाँ पे शैलकृत देव मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। बुर्ज होम से जो है ना, यहाँ से जो साक्ष्य मिला है किसका? गर्दावास का साक्ष्य मिला है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, गर्दावास का साक्ष्य मिला है। और ये जो है अभी यूटी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से मिला है, तो ये वाला तो वैसा ही गलत हो गया। अब यहाँ पे चंद्र केतुगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली पश्चिम बंगाल में है और ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह जो है देखा जाए तो ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो कि विद्याधारी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से ऐतिहासिक की मैं बात कर लूँ, ऐतिहासिक काल का, तो ये टेराकोटा काल के कई जो है उदाहरण है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको गलत दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, टेराकोटा का काल है, ये कई सारे उदाहरण है, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही है। और गणेश्वर की मैं बात कर लूँ, तो ये जो है ताम्र कलाकृतियाँ के ताम्र कलाकृतियाँ प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान में, कहाँ पे है भाई? राजस्थान में है। ठीक है, ये जो है चंद्र केतुगढ़ जो है ये वेस्ट बंगाल में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा और तीसरा गलत सही था, तो आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए मैं इसका पीडीएफ दूंगा, तो एक बार खुद से भी क्या करिएगा, तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है भाई, देखो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट का प्रयोग करके आपको आंसर टिक करना है कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सूची 1 है और ये सूची 2 है। अब यहाँ पे देखिएगा, हड़प्पा जो है कौन सी नदी किनारे है? तो जाहिर सी बात है रावी नदी के किनारे है। अब यहाँ पे अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम, खासतौर पर मैं बीपीएससी की बात कर लूँ तो 1-2 आप ऑप्शन को पकड़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 2 देखो किस किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर तक, और ये पूछा गया यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही आप आते हैं, अगर एक भी ऑप्शन के बारे में पता है आपको, ये जो आप दिख रहा है आपको 4 ऑप्शन, तो आंसर तक आराम से पहुँच सकते हो। ठीक है ना, हालांकि हस्तिनापुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है, मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ सबके बारे में। नागार्जुन कुंडा की बात कर ले, नाम से ही पता चल रहा होगा, नागार्जुन कुंडा ये जो है कृष्णा नदी के तट पर है, तो इसका ये हो जाएगा। और पाइथन अभी जो है न्यूज़ में था, करंट अफेयर से भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पाइथन के बारे में, तो पाइथन गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, पाइथन ध्यान रखिएगा। तो आंसर तो मैं बता ही दिया हूँ भाई, 1 का दूसरा, बी का तीसरा है ना, देखो भाई बी का तीसरा है, इस तरीके से आराम से टिक कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रीत की मैं बात कर लूँ तो ऋग्वेद में हमें जो है धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द जो है रीत मिलता है। तो रीत का मतलब ही होता है कि सभी देवताओं का संबंध जो है, रीत मतलब कि विश्व के नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था, आप इसे बोल सकते हैं, से माना जाता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन जो है, सृष्टि के आदि में जो है सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी और रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्याख्या का नियामक है। तो रीत भाई आपने देख लिया, तो आंसर क्या होगा? अब आपने तो देख ही लिया आंसर, बिल्कुल जो लोग प्रकृति का नियम, जब मैं बोल ही दिया हूँ कि ना, ये ध्यान रखना, आंसर ए इज द राइट आंसर 63 का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भाई, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्व नामक जो है समारोह आयोजित किया गया था, जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, वर्षा ऋतु के दौरान ना मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे, दोनों धर्म किस में विश्वास करते थे, है ना, दोनों में कॉमन था। तो कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत, ये आंसर हो जाएगा ना, ये दोनों जो है बौद्ध धर्म के लोग भी और जैन धर्म के लोग भी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे ये दोनों। ठीक है, तो 65 का ए इज द राइट आंसर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे, और इन दोनों ने जो है वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपरुष्यता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया,
तथा दोनों ने ही जो है कर्मवाद और कर्मवाद, कई जगह कर्मवाद रहेगा तो कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये दोनों में कॉमन था, कर्मवाद और पुनर्जन्म, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अगला है भाई, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? 66 नंबर का बिल्कुल बाहुबली। देखिए महामस्तकाभिषेक जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल पर जो है कहाँ पे, तो कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक के खास तौर पे श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गौतमेश्वर बाहुबली की जो है कितने ऊंची, तो आप कहेंगे सर 57 फीट की जो है ऊंची प्रतिमा स्थापित है। तो ये भी ध्यान रखना, तो गौतमेश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, कई बार ना हम लोग आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई, नंद वंश के पश्चात मगध पर जो है किस वंश ने शासन किया? और जैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो भाई जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप जरूर जो लोग पेड बैच में मेरे साथ पढ़ रहे हो, है ना, तो जाहिर सी बात है बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ। जो लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपने जिस भी सोर्स को फॉलो किया अब चेंज मत करिएगा, अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसे मल्टीपल टाइम जाके रिवीजन करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह कंटेंट कहीं ना कहीं सेम है। तो 67 का बिल्कुल ये हो जाएगा। नंद वंश का जो है, घनानंद के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है, और अब नंद वंश जाहिर सी बात है पूरे तरीके से हार जाते हैं। तो उसी क्षेत्र में क्या होगा, खासतौर पर मगध के क्षेत्र में अब मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है, ठीक है। चलो, और मगध का मैं बात कर लूँ, वास्तविक संस्थापक जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो है, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, उसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित व्यक्ति जो है भारत में किसी न किसी समय आए। तो देखो भाई, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, खासतौर पर ये प्राचीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन है। और जो प्राचीन काल में एंशियंट टाइम पीरियड में जो विदेशी यात्री भारत आए थे, तो सबसे पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, तो अलग अलग जो है देश के यात्री आए थे, आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 3 नाम तो आप देख रहे हैं चाइना का ही, है ना, ये फाहियान है, इत्सिंग है और हैंसंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राचीन भारत के इतिहास में मैं बात कर लूँ तो चूँकि ये स्पेशल बिहार से, चूँकि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बिहार के क्षेत्र में पहले अपना कदम रखा था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था, इत्सिंग किसके शासनकाल में आया था, वैनसंग जो है किसके शासनकाल में आया था, बताइए आप लोग। इसका जो आंसर होगा, पहले आप इसका आंसर बता दीजिए। हाँ, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीस नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, है ना। और फाहियान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है, एक वाला। दूसरे नंबर पे कौन आएगा सर, तो आप कहेंगे सर दूसरे नंबर पे जो आ जाएगा ये, उसके बाद फाहियान आएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, ठीक है, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद जो आ जाएगा चीनी यात्री हैंसंग, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हैंसंग हो जाएगा, 4 वाला, और इत्सिंग बाद में आया था, है ना, तो चौथे नंबर पे। तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर क्या होगा, तो बी इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है सारे। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था, ये चीनी यात्री था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो, डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ टाइम पीरियड के साथ थ्योरी वाला क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुदरत द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, मृच्छकटिकम का विषय था, इसका जो सब्जेक्ट था भाई, बिल्कुल एक धनी व्यापारी और एक जो है गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा। अच्छा क्वेश्चन है। सुदरत का कृत है मृच्छकटिकम नामक रचना जो है इन्होंने गुप्तकालीन शासक व्यवस्था और उस समय का जो नगर जीवन थे उनके विषय में ये चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बताया है, क्या बताया है, तो चारुदत्त नामक ब्राह्मण और सार्थवाह का एक गणिका की पुत्री जो वसंत सेना की प्रेम गाथा के शब्दों को रूप में जो है इन्होंने इस पुस्तक में व्याख्या किया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मायने में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो देखो, सूर्य मंदिर के लिए विख्यात जो है 70 नंबर का, बिल्कुल जो लोग आंसर ये टिक कर रहे हैं ए, केवल एक वाला सही होगा, क्योंकि ये जो जगह, ये जो है अरसवल्ली, ये सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। अरसवल्ली की मैं बात करूँ ना, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक सूर्य मंदिर है ना। और यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक जिसका नाम था देवेंद्र वर्मा द्वारा बनाया गया था। अंकेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है, आप सबको पता होना चाहिए, और खंडवा जनपद में स्थित, ये भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिएगा। हाँ, ओंकारेश्वर है, यही मैं बात कर रहा हूँ, तीसरा MP में पड़ता है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में है ये, ठीक है ना। अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी
और जोहिला नदी के उद्गम स्थान पर है ये, और यह भी मध्य प्रदेश में भी है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये आपसे पूछा था सूर्य मंदिर के बारे में, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन बलबन, अब दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, बलबन के संबंध में सही नहीं है, ठीक है ना। तो 7-1 का बी हो जाएगा। देखो भाई, इसने एकता व्यवस्था का प्रारंभ बलबन ने नहीं किया था। देखिए, बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था, और नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उसे जो है अबुल खां की उपाधि दिया था। जिले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण किया था, और उसका शासनकाल जो था 1266 से 1286 तक। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है, और उसकी राजत्व सिद्धांत का स्वरूप सार जो है फारस के राजत्व से प्रेरित था, है ना। तो बलबन ने राजा को नियामतें, मतलब कि खुदाई, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, और सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने जो है इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान ए चहलगाई का जो गठन किया था, किसने, इल्तुतमिश ने, तो उसे समाप्त कर दिया था। तो आंसर क्या होगा, तुर्कान ए चहलगाई समाप्त किया था, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था भाई कि बलबन से कौन सा संबंधित नहीं है, तो बी है, उसने एकता व्यवस्था की प्रारंभ किया। एकता व्यवस्था का ना बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। शुरू यहाँ पे लिख देता हूँ, इल्तुतमिश ने किया था। ये प्रश्न पूछे जाते भाई, गलती मत करिएगा। इल्तुतमिश होता है, ये वाला 100 होता है, चलो ठीक है। इल्तुतमिश ने किया था, तो ये गलत होगा। बाकी ये जो सभी 3 ऑप्शन था वो सही है बलबन के बारे में, ठीक है ना। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखिए, वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया, मैं इसे यहीं पे छोड़ दूँ क्या, एक पार्ट में और कर दूंगा ऐसे, क्योंकि आगे करंट अफेयर्स है और मैं चाहता हूँ करंट अफेयर्स में डिटेल में करवा दूँ, तो 2 पार्ट में से कर देता हूँ। चलो 75 तक मैं कर देता हूँ। 75 के बाद अगला जो पार्ट आएगा वो करंट अफेयर्स सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, देवगिरी है और गुजरात है। यहाँ पे सूची 2 में जो है और यहाँ पे शासक का नाम है इस साइड में, ठीक है। इस साइड में शासक का नाम है, और जहाँ पे इन्होंने जिस क्षेत्र को जीता था ये आपको दिख रहा होगा। तो रणथंभौर की मैं बात कर लूँ तो हमीरदेव ने जो है इस क्षेत्र को क्या किया था, अपने कब्जा में किया था। चित्तौड़गढ़ की मैं बात कर लूँ तो राणा रतन सिंह का क्षेत्र था ये, चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह का था। देवगिरी की मैं बात कर लूँ तो इस पर जो शासन व्यवस्था को चला रहे थे देवगिरी में ये राजा राय रामचंद्र जो है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। और कर्णदेव की मैं बात कर लूँ भाई तो गुजरात के क्षेत्र में अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे, ठीक है। तो रणथंभौर में कौन होगा, हमीरदेव थे, अपने शासन व्यवस्था को चला रहे थे। ये सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टिक कर लो डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था। गोलकुंडा का मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये हो जाएगा कुल्ली कुतुब शाह। देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुल्ली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में जो है कुतुबशाही वंश की स्थापना कुल्ली कुतुब शाह ने की थी। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आपको आंसर टिक करना है। 7-4 का जो आंसर हो जाएगा, कितने लोग भाई, ये यहाँ पे आप चीज़ों को देखेंगे ना 74 का, तो मध्यकालीन कवियों और उनकी रचनाएँ है ना। तो ये मध्यकालीन के कवि है और उनकी रचना है। जैसे अमीर खुसरो की रचना क्या है, सोमनाथ की रचना क्या है भाई, दामोदर कवि की रचना क्या है, तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर लूँ यहाँ पे मुल्ला दाऊद का ना, तो इनकी रचना क्या है भाई, चंदायन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। दामोदर कवि जो थे इन्होंने पद्मावती कथा लिखा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका दूसरा का तीसरा हो जाएगा। सोमनाथ की मैं बात कर लूँ तो इन्होंने राग विबोध लिखा है ना। तो ये आंसर क्या होगा भाई, तीसरा का चौथा। अमीर खुसरो के बारे में सभी लोग जानते हैं, इन्होंने जो है आशिका लिखे हैं, ठीक है। तो ये आंसर 7-4 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो कि मैं आपको पहले बता दूँ कि ये फुल लेंथ टेस्ट है, तो इसमें 150 क्वेश्चन है। तो मैं आज के वीडियो में क्या करूँगा भाई, मतलब इस वीडियो में 75 पॉइंट क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप लोग का डिमांड रहता है कि सिर्फ 2 पार्ट में कर दीजिए, इसलिए मैं कर दिया हूँ, ठीक है। चलो अगला है भाई, शेख फरीद का सर्वाधिक जो है ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर इसका हालांकि ये हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के बारे में सभी लोग जानते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंस मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ाया हूँ, जाके पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो शेख फरीद का सर्वाधिक जो है ना, कह सकते हैं कि भाई प्रसिद्ध शिष्य था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात कर लो तो शेख फरीद के शिष्य ये थे और दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था ये। शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है मतलब कि महबूब ए इलाही, मतलब कि ईश्वर का प्रिय, और सुल्तान उल औलिया मतलब कि संतों का राजा भी कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में जो है ये स्टेटमेंट देके कि बताओ भाई कि महबूब ए इलाही है ना, मतलब कि ईश्वर का प्रिय, या फिर सुल्तान उल औलिया मतलब कि संतों का राजा, किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया। किसके भाई शिष्य थे, तो शेख फरीद का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ पॉज। अच्छा, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं, हम आपके लिए मात्र जो है 60 डेज़ का मास्टर प्लान लेके आऊँ, उसमें सारे सब्जेक्ट है,
चाहे करंट अफेयर्स में बात कर लो, साइंस की बात कर लो, या हिस्ट्री की बात कर लो, ज्योग्राफी की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात कर लो, या हिस्ट्री की बात कर लो, सारे सेक्शन आपको एक जगह मिल रहा है। सारे सेक्शन का वीडियो, PDF एंड रिटन नोट्स। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। मैं पुनः कर रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 9341766130 इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 999 पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले पार्ट में। जो कि मैं और दूसरा पार्ट चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, तभी जो है मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और इसका PDF मॉक टेस्ट का ऑलरेडी पेड बैच में मैं दे देता हूँ, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो नहीं डाउनलोड किया है PDF तो जाके कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक ले जय हिंद।